अस्सलामुअलैकुम। पेशी खिदमत है नादिर की खौफनाक कहानी एपिसोड 3। मैं तेज़ रफ्तारी से भागा था। भूत देखकर भला कौन रोक सकता है। दही भल्ले वाला वहां पहुंच गया और उसने कहा, क्या लाऊं साहिब? कुछ भी ले आओ, मैंने हाँफते हुए कहा और वह वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद उसने दही की चाट मेरे सामने रख दी। मुझे इस चीज़ की ज़रा भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ बैठना भी था। मैं गहरी गहरी सांसें लेता रहा। आहिस्ता आहिस्ता मेरा सांस एतदाल पर आता गया। मेरे आसपास की कुर्सियां खाली पड़ी थी, लेकिन जब मैंने दही की प्लेट की जानिब कदम बढ़ाया तो अचानक एक हाथ मेरी प्लेट पर आकर रुक गया। एक इंसानी हाथ ही था। मैं एक बार फिर उछल पड़ा। वो मेरे सामने बैठा हुआ था और उसके शानों पर सर नहीं था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ मेरे मुंह से ना निकल सकी तो मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। सुनो महाराज, क्यों पागल हुए जा रहे हैं? अरे हम वीर हैं तुम्हारे, गलती तुमसे हुई थी महाराज। अगर तुम जाप पूरा कर लेते तो हमारा सर भी हमारे कंधों पर होता। एक तो खुद सरकटा बना दिया हमें और इस पर हमसे डर रहे हो। तुम कौन हो? देखो महाराज, जो जाप तुम कर रहे थे ना, हम उस जाप के वीर हैं और हमारा नाम मोंगा है। जब तुम अपना जाप आखिरी हद तक मुकम्मल कर लेते तो हम पूरे के पूरे तुम्हारे सामने आ जाते, मगर तुमने जाप पूरा नहीं किया और हमें आधा छोड़ दिया। और अब बताओ, इस संसार में हम आधे रहकर जिएंगे? तुमने हमारे ऊपर जुल्म किया है महाराज। मैं हैरत से इस अजीबोगरीब वजूद की यह बात सुन रहा था और मेरे जहन में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। ये तो एक हकीकत थी कि वो बेसर का इंसान मेरी निगाहों के सामने आ गया था। इस वक्त भी मुझे सिर्फ उसका हाथ नजर आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं उसकी आवाज़ सुन रहा था। मैंने खुद को संभाल कर कहा, पहले मुझको ये बताओ कि ये बीर क्या होता है? वाह रे वाह, मालिक बन बैठे हो हमारे और ये भी नहीं जानते कि बीर क्या होता है। अब ऐसा करो, इंसान बनकर बैठो तो हम तुम्हें अपने बारे में बताएं। हमें तो ये लगता है कि हम मुसीबत में ही फंस गए। अब तुम्हें स्कूल मास्टर की तरह सबक भी पढ़ाने पड़ेंगे। अपना हाथ भी अपने जिस्म की तरह गुम कर लो, मैंने कहा और दूसरे लम्हे उसका हाथ मेरी निगाहों से गायब हो गया। उस वक्त मेरे पूरे बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थीं। हालांकि अतराफ में बेशुमार अफराद मौजूद थे, लेकिन कोई मेरी जानिब मुतवज्जा नहीं था। सब अपनी अपनी तफरीहात में मशगूल थे। वो आवाज़ फिर सुनाई दी, क्या सोच रहे हो महाराज? कुछ नहीं। देखो, अब हम तुम्हें अपने बारे में बता रहे हैं। हमारा एक अलग घराना होता है जिसमें वीर होते हैं, पदम होते हैं, शंखा होते हैं। हम सब लोना चमारी की औलाद हैं। लोना चमारी को जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कहा और मुझे हंसी की आवाज़ सुनाई दी। तो फिर वैसे ही पदम वीर बनने चले थे महाराज? चलो ठीक है, जो कुछ भी था बन तो गए। बस एक झगड़ा रह गया हमारे तुम्हारे दरमियान। वो क्या? अब मैं संभल गया था। अधूरा छोड़ दिया तुमने हमें। हम तो अब भी सब कुछ करेंगे तुम्हारे लिए, पर तुम हमारी खोपड़ियाँ कहाँ से लाओगे? तुम मुझे अपने बारे में बता रहे थे, मैंने कहा। हाँ, बता तो रहे हैं। जो जाप राधन लाल ने तुम्हें बताया था वो हमें कब्जे में करने के लिए था। राधन लाल पापी खुद तो कुछ नहीं कर सकता था, तुम्हें उसने इस काम के लिए तैयार किया और तुमने जाप शुरू कर दिया, पर जाप पूरा नहीं कर सके और हम अधूरे रह गए। तो अब मैं क्या करूं? अब क्या करोगे महाराज? अब तो तुमने हमें अधूरा छोड़ ही दिया, तो मेरे किस काम आ सकते हो? मैंने सवाल किया। लो, ये भी पूछ रहे हो? अरे ये कहो, हम तुम्हारे किस काम नहीं आ सकते? तो तुम मुझे ये बताओ कि अब मैं क्या करूं? ये भी हम ही बताएं। अरे जो मन चाहे करो, संसार के बादशाह बन गए हो तुम। राजा हो राजा, जो चाहोगे मिल जाएगा। जो कहोगे संसार के लोग मानेंगे। समझ रहे हो ना हमारी बात? ऐसा कैसे हो सकता है? हम करेंगे, हम। तुम ये सब कुछ कर सकते हो? कहकर देखो। क्या वाकई? हाँ। अच्छा फिर नमूना दिखाओ, बोलो क्या करना है? उसने पूछा और मेरी निगाहें चारों तरफ भटकने लगीं। फिर मैंने एक खूबसूरत सी लड़की को देखा जो कुछ लोगों के साथ वहां आई हुई थी। खामोश खामोश सी एक जगह खड़ी थी। मैंने कहा, उस लड़की को मेरे पास बुलाओ। ठीक है, मुझे जवाब मिला। सामने वाली कुर्सी हिली और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वहां से कोई उठ गया हो। मेरे लिए यह हैरत की बात थी। मेरी निगाहें उस लड़की पर मरकूज हो गईं। जरा सी देर गुजरी थी कि लड़की ने चौंक कर मुझे देखा और फिर आहिस्ता कदमों से मेरी जानिब आने लगी। मैं हैरत से उछल पड़ा। मुझे अंदाजा हो गया कि वो मेरी सिमत आ रही है। कुछ देर के बाद वो मेरे करीब पहुंच गई और कुर्सी घसीट कर बैठती हुई बोली, मेरा नाम सुंदरी है, सुंदरी मुखर्जी। जी? आपका नाम क्या है? उसने बेतकल्लुफी से पूछा। नादिर, मैंने जवाब दिया। नादिर साहब, मुझे क्या हुआ है, आप बता सकते हैं? मैं समझा नहीं। बस ना जाने क्यों मुझे यूं महसूस हुआ जैसे आप मुझे इशारा कर रहे हैं। हालांकि मैं इधर नहीं आना चाहती थी, लेकिन मेरे कदम इसी जानिब उठ गए और मैं आपके पास पहुंच गई। अब मेरा दिल चाहता है कि इधर बैठकर आपसे बातें करूं। आप क्या खाना पीना पसंद करेंगी? नहीं, समुद्र के किनारे ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते। आप भी बराह करम ये सब कुछ ना खाइए। मैं हैरत से उसे देख रहा था तो वो बोली, आपने मुझे क्यों बुलाया था? नहीं सुंदरी, बस ऐसे ही। ना जाने क्यों मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा कि आपसे कुछ बातें की जाएं और आप यहाँ आ गई। ओहो, इसका मतलब है आप तो बड़ी शक्ति के मालिक मालूम होते हैं।
दिल से दिल का रास्ता तय कर लेते हैं। बहरहाल जैसे भी यहाँ आई हूँ, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। मेरे पिताजी एक बड़े बिजनेसमैन हैं। कहीं आप ये ना समझे कि मैं कोई फ्लर्ट लड़की हूँ। इंसान का इंसान से गुफ्तगू कर लेना कोई बुरी बात तो नहीं होती। हाँ मिस सुंदरी, बुरी बात तो नहीं होती। आप क्या करते हैं नादिर साहब? बस यूं ही आवारागर्दी। किसी बड़े बाप की औलाद होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर सिर्फ आवारागर्दी करके आप जी लेते हैं? जी रहा हूँ। खैर, मुझे यह हक नहीं है कि मैं आपसे आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पूछूं, लेकिन जिस कुव्वत का मुजाहरा आपने किया है वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन है। किसी को बताऊंगी तो कोई नहीं मानेगा। कि आप मुझसे दोबारा मिलना पसंद करेंगे? क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। तो मेरा कार्ड रख लीजिए। आप जब भी मेरी कोठी पर आएंगे मैं आपका स्वागत करूंगी। उसने परस से एक छोटा सा खूबसूरत कार्ड निकालकर मुझे दिया, जिस पर उसका नाम और घर का पता लिखा हुआ था। मैंने वो कार्ड अपनी जेब में रख लिया, लेकिन मैं मुसलसल हैरतों का शिकार हो रहा था। वो मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, अगर ये जगह ऐसी ना होती तो हम यकीनन कहीं बैठकर कुछ खाते, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको दावत देती हूँ कि कभी मेरे घर जरूर आइए। आपके साथ खाना खाकर मुझे खुशी होगी। मैं ज़रूर आऊँगा। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? जैसा आप पसंद करें। इजाज़त चाहूँगी। अगर किसी ने आपके पास बैठा हुआ मुझे देख लिया तो मुझसे हज़ारों सवाल किए जाएंगे। ये पूछा जाएगा कि आप कौन हैं, जबकि मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती। क्या आप मुझे अपना पता देना पसंद करेंगे? मैं खुद आपसे मुलाकात करूँगा मिस सुंदरी, मैंने जवाब दिया। तो फिर इजाज़त। असल में मेरे साथ दूसरे लोग भी हैं। वो सब समुंदर में नहा रहे हैं। मुझे समुंदर की लहरों से डर लगता है, इसलिए मैं पानी में नहीं गई और खड़ी उन लोगों को नहाते हुए देख रही थी कि आपने मुझे तलब कर लिया। अच्छा, फिर दोबारा ज़रूर मुलाकात कीजिएगा, उसने कहा और उठकर वहां से आगे बढ़ गई। मेरा सर चकरा रहा था। सुंदरी का दिया हुआ कार्ड मेरे हाथ में मौजूद था और मैं चकराई हुई निगाहों से उसे देख रहा था कि अचानक सामने वाली कुर्सी हिली और फिर मुझे वही आवाज़ सुनाई दी, कहो महाराज, हमने गलत तो नहीं कहा था? नहीं, वाकई तुम कमाल की चीज़ हो। चीज़ नहीं, हम हैं। जो कुछ भी हो, काश मैं तुम्हारा सर मुकम्मल कर सकता। तुम तो बड़े काम आ सकते हो। वही तो तुम नहीं कर सकते महाराज। लेकिन खैर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्यों नहीं कर सकता हूँ? कैसे करोगे? वो जाप पूरा कर लूंगा और तुम्हें मुकम्मल कर दूंगा, मैंने कहा और उसकी आवाज़ सुनाई दी। यही तो नहीं कर सकते तुम अब। आखिर क्यों? जाप याद है तुम्हें? ज़रा दिमाग पर जोर दो, उसने कहा और मैंने जाप याद करना शुरू कर दिया, लेकिन दिमाग खाली था। क्या मजाल कि एक भी लफ्ज़ जहन में आया हो। बहुत देर तक कोशिश करता रहा और इसके बाद मैंने हैरानी से सामने देखा। क्यों, क्या बात है? वाकई वो जाप मैं भूल गया। अब वो तुम्हें कभी याद नहीं आ सकेगा। मगर चलो छोड़ो, कोई ऐसी बात नहीं है, देख लेंगे बाद में। अब ये बताओ, यहीं बैठे रहोगे या यहाँ से उठोगे? मगर मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए पूरा शहर अजनबी है और कोई मेरा शनासा नहीं। वह फिर हंसा और बोला, अच्छा तो फिर ठीक है, खड़े हो जाओ। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया। फिजा में एक हल्की हरारत पैदा हुई और मुझे यूं लगा जैसे मेरे जिस्म में गर्मी भरती जा रही है और फिर मुझे अपना वजूद भारी भारी महसूस हुआ। लेकिन यह चंद लम्हात की बात थी। इसके बाद मैं पुरसुकून हो गया, लेकिन मैं अपनी हालत पर गौर कर रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी, मोंगा। हाँ, ये दूसरी आवाज़ भी मेरे ही मुंह से निकली थी, लेकिन ये मेरी नहीं, मोंगा की आवाज़ थी। एक बार फिर मुझ पर हैरत का दौरा पड़ा तो उसने कहा, नहीं, हैरान होने की ज़रूरत नहीं। अब हमारी जगह तुम्हारे शरीर ही में है। क्या मतलब? अरे हम रहेंगे कहाँ? तुम्हारे शरीर ही में हमें बसेरा करना होगा। गोया अब तुम मेरे बदन के अंदर हो। तो और क्या, तुमने महसूस नहीं किया? लेकिन नहीं महाराज, रहने दो, फायदा ही होगा तुम्हें, आगे चलकर देख लेना। फिर दिमाग ने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। एक टैक्सी करके किसी अच्छे से होटल का पता मालूम करना चाहिए। क्याम के लिए होटल तो हुआ ही करते हैं। इस ख्याल के तहत मैं आगे बढ़ा और एक टैक्सी के पास पहुंच गया। टैक्सी में बैठकर मैंने ड्राइवर से कहा, मुझे किसी 5 स्टार होटल ले चलो। लेकिन ये अल्फाज अदा करते हुए मेरे मुंह से अपनी नहीं, मोंगा की आवाज़ निकली थी। मोंगा की आवाज़ में एक भारीपन और एक रोबदार कैफियत थी। बाहर तौर टैक्सी चल पड़ी। मैं नहीं जानता था कि मुझे कौन से होटल जाना है, लेकिन फिर टैक्सी ने मुझे एक 5 स्टार होटल उतार दिया। मैंने उसे किराया अदा किया और मेरे कदम 5 स्टार होटल में दाखिल हो गए। मैं आपसे पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इन तमाम काविशों में मेरा कोई दखल नहीं। बस मेरा बदन मेरे दिमाग से जुदा होकर अमल कर रहा था और मैं 5 स्टार होटल के काउंटर पर पहुंच गया। फिर मैंने अपनी रिहाइश के लिए कमरा तलब किया और 5 स्टार होटल के अटेंडेंट ने बड़े अदब से मुझे मुखातिब किया। मैंने कमरा हासिल करके उसमें अपना नाम नादिर शाह लिखवाया था। बाहर तौर फिर मैं अंदर दाखिल हो गया। पोर्टर मेरे साथ था। मेरे पास कोई सामान नहीं था। पोर्टर ने कमरे का दरवाज़ा खोला और मुझे कहने लगा, सर मेरे लिए और क्या हुक्म है? आपको कोई शायद दरकार हो तो बराह करम फरमा दीजिए। नहीं, हमारा सामान अभी बाद में आ जाएगा, अभी हम खुद यहाँ पहुँचे हैं। बेहतर सर, उसने जवाब दिया। मैंने जेब से एक नोट निकालकर उसके हवाले किया और पोर्टर उस बड़े नोट को लेकर कई बार मुझे सलाम करके बाहर निकल गया। मैंने कमरे को अंदर से देखा। जिंदगी में कभी ख्वाब में भी इतना शानदार कमरा नहीं देखा था।
क्या आला दर्जे की मसहरी थी। टेलीविज़न, डिश, एयर कंडीशनड और ना जाने क्या क्या। मैं खुश होंठों पर जुबान फेर कर मसहरी पर जा बैठा तो एक बार फिर मुझे अपने बदन में वही हरारत महसूस हुई और इसके बाद फिर मेरा बदन हल्का हो गया और मोंगा की आवाज़ सुनाई दी। कहिए महाराज, मज़ा आया? मोंगा, मैंने हकलाई हुई आवाज़ में कहा। अब ये हकलाना छोड़ दीजिए, आप एक वीर के मालिक हैं, संसार आपके चरणों में होगा, मजाल है किसी के जवाब से इनहराफ करे। मगर मोंगा, मुझे क्या करना चाहिए? संसार के मज़े लूटो, और क्या करोगे? उसने कहा। मोंगा, तुम जानते हो मैंने राधन लाल और बाबा सफेदे का खून कर दिया है, तो फिर पुलिस को मेरी तलाश होगी। पुलिस की ऐसी की तैसी? क्या मतलब? किसकी मजाल है जो आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखे, हम जो आपके साथ हैं। एक बात और बताओ मोंगा। जो मन चाहे पूछे महाराज। मोंगा आपका दास है, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। क्या तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगे? नहीं महाराज, ये तो मुमकिन नहीं होगा। क्यों? हमने कहा ना आपसे कि हमारा भी एक परिवार होता है, हमें उसके बीच भी जाना पड़ता है। पर महाराज, जब आप हमें आवाज़ दोगे हम आपके पास मौजूद होंगे। आप किसी भी समय हमसे कोई काम कहोगे तो हम वो काम करेंगे। तो फिर अब हमें इजाज़त महाराज। मोंगा, यहाँ मुझे कोई मुश्किल तो नहीं पेश आएगी? पता चल जाएगा महाराज, चिंता क्यों करते हो? उसने कहा। फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई अंदर से बाहर निकल गया हो। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मसारी पर दराज हो गया और इसके बाद मेरे बदन से पसीना निकलने लगा। ये सब क्या है खुदाया, ये सब क्या है? एक ख्वाब महसूस होता था, एक पुरस्कार ख्वाब। मैं ये सोच रहा था कि जब इस ख्वाब से मेरी आंख खुलेगी तो क्या होगा, मैं कहाँ नजर आऊंगा। अपनी बस्ती में ये गुजरे हुए वाकयात में से किसी एक मंजर में, या फिर रियाज खान के घर। लेकिन ये अपने आप को धोखा देने वाली बात थी। ख्वाब ऐसे तो नहीं होते। फिर ये सब क्या है? मैं किस जाल में फंस गया हूं? फिर नींद आ गई थी। दिलो दिमाग कुछ ऐसे थके हुए थे कि खूब गहरी नींद सोया। दूसरी सुबह जागा तो एक बार फिर वही वहशत हमलावर हो गई। लेकिन अब मैंने दिल में सोचा कि अपने आप को संभालना जरूरी है। अगर इन्हीं वहशतों में रहा तो बिन मौत मारा जाऊंगा। एक तरफ टॉयलेट लिखा हुआ था। चुनाचे उठकर मैं अंदर दाखिल हुआ। टॉयलेट को अंदर से देखा। क्या कुछ मौजूद नहीं था वहां? सफेदी ही सफेदी थी चारों तरफ। चमकदार टाइलों से टॉयलेट सजा हुआ था और यहाँ जो कुछ था मुझे तो इसका इस्तेमाल भी नहीं आता था। अक्ल से काम लिया, टब में बैठा और शावर खोल दिया। ऐसा शावर और ऐसा वॉशरूम मैंने एक फिल्म में देखा था। अब वो सब कुछ मेरे कब्जे में था। और मोंगा, उसने जो कुछ कहा था वो तो बड़ी अच्छे मुस्तकबिल की निशानदेही करता था। बहरहाल अब देखना यह है कि जिंदगी की गाड़ी कौन सी पटरी पर सफर करती है। फिर गुसल करते करते दिल में ख्याल आया कि नादिर, जिंदगी तो कोई शय ही नहीं। ठोकरों में परवान चढ़े हो, दूसरों के रहमो करम पर जिंदगी गुजारते रहो। तकदीर में यही लिखा है तो यही सही, क्या फर्क पड़ता है? कुछ हो गया तो देखा जाएगा। अपने आप को तकदीर के फैसलों पर छोड़ दो। हाँ, अपने तहफ़्फ़ुज़ से गाफिल न रहो। मैंने नहाने के बाद वही लिबास पहना जो मेरे बदन पर था। भला दूसरे लिबास थे कहाँ? बाहर निकला और एक तरफ बैठ गया। ना जाने दिल में क्या ख्याल आया कि सामने की अलमारी खोलकर देखी और उसे देखकर चौंक पड़ा। लिबास वो कि उन पर आंख न टिक सके। अब यह देख ही रहा था कि वेटर ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। उसने अदब से मुझे सलाम किया और कहने लगा, सर, आपके मुलाजिम आपका सामान ले आए थे। मैंने आपके लिबास अलमारी में टांग दिए हैं। कोई गलती हो गई हो तो मुआफ़ फरमा दीजिए। मेरे लिबास? जी सर, वो आपके खाली सूटकेस रखे हुए हैं। उसने एक जानिब इशारा किया। मैंने अभी तक सूटकेस नहीं देखे थे, लेकिन अब जो उन्हें देखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने वेटर से कहा, मेरे कितने मुलाजिम आए थे? 2 आए थे सर। आप नादिर शाह हैं ना? हाँ। बस आप ही के बारे में पूछकर वो ऊपर आए। अब आप ये बताइए, नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगे? जो दिल चाहे ले आओ, मैंने खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा और वेटर गर्दन खम करके बाहर निकल गया। एक बार फिर मैंने अलमारी खोली और फटी फटी आंखों से उसमें लटके हुए सूटकेस देखने लगा। एक से एक कीमती कपड़े का सूट था। स्लीपिंग सूट, तौलिया और ना जाने क्या क्या कुछ। मैंने चकराए हुए सर को झटका और अलमारी बंद कर दी। अब मुझे अपने बदन का लिबास इंतहाई हकीर लग रहा था। मैंने उस नादिर को अपने अंदर ख़त्म कर डाला जो खौफ और दहशत का शिकार रहता था, और एक नए नादिर को जन्म दिया। वेटर के आने से पहले मैंने अंदरूनी इस्तेमाल का एक लिबास निकाला और उसे पहन लिया। अपने असल लिबास की गठरी बनाकर मैंने एक तरफ डाल दी थी। वेटर थोड़ी देर के बाद आया तो एक ट्रॉली पर नाश्ता लिए हुए था, और यह नाश्ता शायद ज़िंदगी में मैंने पहले नहीं खाया था और सही मायनों में इन तमाम अशिया का इस्तेमाल नहीं जानता था। वेटर से मैंने अपने पुराने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें ले जाओ और किसी डस्टबिन में डाल देना। जी सर, वेटर ने कहा और मैंने टिप के तौर पर एक नोट उसके हवाले कर दिया। बड़ा नोट था और मेरे पास वही करेंसी चल रही थी जो राधन लाल के घर से लाया था। इस्तेमाल की ज़रूरत ही पेश नहीं आई थी अभी तक। वेटर ने झुक झुक कर कई सलाम किए। टिप उसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा थी। फिर वो बाहर निकल गया और मैं नाश्ते की जानिब मुतवज्जा हो गया। नाश्ते के साथ मैंने जो सलूक किया था, कोई देखता तो शायद मुझ पर हंसता। सीधी सी बात है, खाना ही नहीं आता था।
मैंने तो आमतौर से रात की बची हुई रोटी सालन के साथ खाई थी। यहाँ ना जाने क्या क्या कुछ था। बहरहाल मतलब तो खाने से था, हर चीज़ चखी। जो ज्यादा पसंद आई उसे पूरा हड़प कर गया और कुछ देर बाद मैं नाश्ते से फारिग हो चुका था। फिर मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अचानक ही मोंगा का ख्याल आया और मैंने उसे आवाज़ दी। देखूं तो सही, बदबख्त जो कह गया है वो करेगा भी या मुझे मरवा कर चला गया है। मैंने उसे आवाज़ दी, मोंगा। फौरन ही मुझे अपने अकब से आवाज़ आई, महाराज तू यहीं मौजूद है? नहीं महाराज, अभी पहुंचा हूं। कहाँ था? बार बार क्यों पूछते हो? कह चुका हूं मेरा भी एक परिवार है। और सुनो, बहुत से काम मुझे भी होते हैं। अब मेरे सुपुर्द कई काम किए गए हैं, वो भी तो पूरे करने हैं। इसलिए अगर कभी देर हो जाए तो बुरा मत मानना। और एक बात और कहें, अगर कोई खास बात हो तो मुझे आवाज़ देना। ये बार बार आवाज़ देना ना मेरे हक में अच्छा होगा ना तुम्हारे हक में। अरे तू तो अभी से बदल गया। नहीं महाराज, मैं नहीं बदला, वीर हूं आपका, लेकिन अधूरा। मेरी गर्दन भी अगर पूरी हो जाती तो फिर मुझे आपके हर हुक्म की तामील करना होती। अब भी करूंगा मगर हर वक्त नहीं। और अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गया तो? अरे तो क्यों फंसोगे मुसीबत में? खुद भी अपनी खोपड़ी से काम लो, नाक में दम कर दिया मेरा तो। अरे अरे मोंगा, नाराज क्यों होता है? नाराज नहीं हो सकता महाराज, पर संसार में हम वीरों के भी बहुत से काम होते हैं। तुम्हें कोई जरूरी काम हो बेशक बुला लो, या फिर हमारा मन चाहे तो हम तुम्हारे पास पहुंच जाएं। हर वक्त मोंगा मोंगा की रट मत लगाए रखना। ठीक है भाई, ये जो सब कुछ नजर आ रहा है क्या तूने किया है? नहीं, तुम्हारे चाचा ने किया है। अरे हमने नहीं किया तो और किसने किया है? और भी बहुत कुछ करते रहेंगे। पर आखिरी बार कह रहे हैं, अपनी खोपड़ी भी इस्तेमाल करो, हमारी ही जान को मत रोते रहा करो। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या कहें तुझसे, जा आराम कर। मैंने कहा और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सामने से एक परछाई से हट गई हो। अब शायद मेरी आंखें मोंगा को नादीदा हालत में भी देखने के काबिल हो गई थीं। जिंदगी के ये वाकयात आगे चलकर ना जाने क्या शक्ल इख्तियार करने वाले थे। वैसे उसके अल्फाज मेरे लिए ताज्जुब खेज थे। पहले तो उसने बड़ी नरमी से बात की थी, अब नखरे दिखा रहा था, ना जाने क्यों। फिर दिन गुजर गया, शाम हो गई। कमरे में बैठे बैठे तबीयत उकता गई। हालांकि टेलीविजन था, डिश लगी हुई थी, टेलीफोन था, तमाम चीज़ें थीं, लेकिन मेरा किसी से राब्ता नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जिसे टेलीफोन पर मुखातिब कर सकूं। टेलीविजन वगैरह भी शायद मुझे खोलना नहीं आता था। अपने आप को इस माहौल के मुताबिक इतनी आसानी से तो नहीं ढाल सकता था, वक्त तो लगता ही है। फिर शाम को बिल्कुल ही माहौल से तंग आकर मैंने बाहर निकलने का फैसला कर लिया। एक लिबास निकाला, और कुछ ना सही जब तक ये सब कुछ मौजूद रहे, इससे ही थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए। एक इंतहाई खूबसूरत गहरे रंग का एक सूट निकाल कर पहनना शुरू किया। शेव वगैरह भी बना लिया, बाल भी संवार लिए। जूते पहनकर अपने कमरे से बाहर निकल आया। आईने में अपना जायजा लेकर बाहर निकला था। एक बिल्कुल ही नई शख्सियत को मैंने आईने में देखा। मैं चलता हुआ लिफ्ट तक पहुंचा और लिफ्ट मुझे होटल के फर्स्ट फ्लोर पर ले गई, जहां रिक्रिएशन हॉल था। अच्छी खासी रात हो गई थी। रिक्रिएशन हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। एक जानिब बड़ा सा स्टैंड बना हुआ था जिस पर ऑर्केस्ट्रा मध्यम धुन छिड़े हुए था। वेटर ट्रॉलियां घुमाते फिर रहे थे और मेजों पर बेहतरीन लोग नजर आ रहे थे। शानदार सूटों में मलबूस ज्यादातर अफराद के साथ खवातीन थीं, एक से एक हसीन। उनके साथी भी ऐसे ही थे। मैं अपने आप को बहुत कमतर महसूस करने लगा। जब कोई निगाह मुझ पर उठती तो मुझे यूं महसूस होता जैसे वो लोग मुझे देखकर अब मुस्कुरा देंगे, लेकिन किसी के होंठों पर मुस्कुराहट ना आई। बल्कि अगर मेरी गलतफहमी नहीं थी तो कुछ आंखों में मैंने अपने लिए पसंदीदगी के जज्बात देखे, और ये आंखें खुद भी बेहद हसीन थीं। एक वेटर मेरे पास पहुंच गया और उसने मेरी मेज़ की तरफ रहनुमाई कर दी। मैं उस गोशे में जाकर बैठ गया और वेटर ने झुककर कहा, आपके लिए क्या लाऊं सर? कोई ठंडा मशरूब, मैंने संभल कर जवाब दिया। वेटर गर्दन खम करके चला गया और मैं तायराना निगाह से हॉल के तमाम लोगों को देखने लग गया। तमाम के तमाम चेहरे अजनबी, हर शख्स बेगाना। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं भरी कायनात में तन्हा हूं, इनमें से कोई मेरा शनासा नहीं, और शायद तन्हाई की जिंदगी ही मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा बन जाए। वेटर ने बड़ी नफासत से मशरूब का एक जग और गिलास मेरे सामने रख दिया। इसके साथ उसने कुछ और लवाजमात भी सजा दिए थे। फिर उसने झुककर पूछा, डिनर यहीं लेंगे सर या अपने रूम में? अपने रूम में। नहीं, मेरा मतलब है यहीं हॉल में। टाइम? वेटर ने अपनी लिफ्ट बुक निकाल कर कहा। 9:30 बजे, मैंने जवाब दिया, और वेटर गर्दन खम करके चला गया। मैं ऑर्केस्ट्रा की धुनें सुनने लगा। जिंदगी किस कदर खूबसूरत है, ना जाने ये कौन लोग हैं जिन्हें यह सब कुछ हासिल है। मुझे अपनी बस्ती याद थी, उसके बाद की दुनिया याद थी। शायद ये शहरी दुनिया है। मुझे इस दुनिया से रूशनास होना पड़ेगा, कोई तरीक़ाकार दरियाफ्त करना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन कैसे, क्या करूं? दिल तो ये चाहता है कि इन सब लोगों में जम हो जाऊं। ऐसी कोई हसीन सूरत मेरी साथी हो जिसके साथ मैं इस पर बैठा हुआ हूं और जिंदगी इस सुबक रवि से कदम आगे बढ़ा रही हो। वक्त गुजरता रहा। 9:30 बजे वेटर मेन्यू लेकर मेरे पास आ गया और उसने अदब से मेन्यू खोलकर मेरे सामने कर दिया। यह भी एक दिलचस्प बात थी।
थोड़ी बहुत अंग्रेजी के अल्फाज पढ़ तो लिया करता था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इसमें जो कुछ लिखा है उसकी असलियत क्या है। लेकिन हालात को संभालना जानता था। मैंने मुस्कुराती निगाह से वेटर को देखा और कहा, वेटर, आज अपनी मर्जी से कुछ खिला दो, जो कुछ लाओगे खा लूंगा। वेटर मेरी बेतकल्लुफी पर खुद भी जरा बेतकल्लुफ हुआ और कहने लगा, सर, कौन से मुल्क का खाना पसंद करोगे? भाई, जिस मुल्क पे रह रहा हूँ। जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारे यहाँ हर मुल्क की डिशेज मिलती हैं, आप सिर्फ हुक्म करके देखें। वो हुक्म बाद में करेंगे, फिलहाल तुम अपने मुल्क की बाहर दिखाओ। जी सर। वेटर गर्दन खम करके चला गया और मैंने इस मुश्किल से निजात पा ली। खाना आ गया, और क्या ही खाना था। मैं ये सोचने लगा कि काश ये जिंदगी मुझ पर मुस्तकिल चिस्पा हो जाए। खाने की लज्जत ने बहुत कुछ फरामोश करा दिया था। मेज़ों पर अब खाने सर्व होने लगे थे, क्योंकि यही डिनर टाइम होता है। थोड़े फासले पर एक बड़े से हॉल में शायद पार्टी हो रही थी। उसमें बड़ी लंबी सी मेज़ बिछी हुई थी और लोग आकर एक दूसरे के गले मिल रहे थे। फिर मैंने हॉल के दरवाजे से एक दराज कामत शख्स को एक खूबसूरत औरत के साथ अंदर दाखिल होते देखा। औरत भी उसकी कामत के बराबर थी, साड़ी में मलबूस, चेहरा काफ़ी जाज़बे निगाह। लेकिन चंद कदम आगे बढ़ने के बाद उस शख्स की निगाह मुझ पर पड़ी और वैसे चौंका जैसे उसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। मैंने उसकी कैफियत का बखूबी महसूस किया और मेरा दम निकल गया। पता नहीं कौन शख्स है और मुझे देखकर इस तरह चौंका क्यों है। मेरे जहन में सिर्फ एक ही तस्वुर आया, कहीं वो खुफिया पुलिस का आदमी ना हो। पार्टी के बारे में भी मुझे कुछ मालूम नहीं था। उस शख्स ने चंद लम्हे इस कैफियत का मुजाहरा करने के बाद साथी औरत को मेरी तरफ मुतवज्जा किया। औरत ने मुझे देखा और फिर उसकी कैफियत भी मर्द से मुख्तलिफ नहीं हुई थी। हो गई गड़बड़। मैंने दिल ही दिल में सोचा और पहलू बदलने लगा। अब क्या करूं? ऐसा क्या तरीकाकार हो जिससे मैं यहां से फरार हो जाऊं? दिल ने अंदर से कहा, अब सिर्फ हालात का अंदाजा करना ज्यादा बेहतर है। मर्द ने औरत से कुछ कहा। औरत ने गर्दन हिला दी। फिर औरत तो पोर्शन की जानिब चल पड़ी जहां पार्टी हो रही थी। मर्द दरवाजे से बाहर निकल गया और मैं सब्र सुकून के साथ इंतजार करने लगा कि अब पुलिस का एक दस्ता आएगा, मुझ पर राइफलें तान लेगा और इसके बाद जेल की हवा खानी पड़ेगी। फिर मुझ पर मुकदमा चलेगा। अदालत में मैं फिल्मी हीरो की तरह कटहरे में खड़ा हूंगा। जज साहब फैसला सुनाएंगे कि नादिर शाह को 2 अफराद के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई जाती है। फिर पुलिस मेरे गिर्द घेरा डाल देगी और मुझे फांसी के फंदे तक ले जाया जाएगा। मेरा दम घुटने लगेगा। मैंने सामने रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में उसे खाली कर गया। क्या हमाकत है। तसव्वुरात को इस हद तक ढील नहीं देनी चाहिए कि जिंदगी ही अजाब बनकर रह जाए। पता नहीं क्या किस्सा है। वह शख्स वापस नहीं आया और मैं उसका इंतजार करता रहा। इधर मैं औरत को देख रहा था जो शीशे के पार्टीशन के दूसरी जानिब से नजर आ रही थी। उसने इस तरह की सीट हासिल की थी कि वहां से मुझ पर निगाह रख सके। पार्टी में न जाने क्या क्या हो रहा था, लेकिन मैंने उस औरत को अपनी जानिब भी मुतवज्जा पाया। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी जगह से उठकर कहीं फरार हो जाऊं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ देर के बाद कुछ हो जाएगा। ये ख्याल मेरे दिल में जड़ पकड़ता चला गया और मैंने अपनी जगह छोड़ दी। लेकिन इसके साथ ही मैंने महसूस किया कि औरत भी साथियों से माजरत करके उठ गई है। मैं होटल से बाहर निकल आया और इंतजार करने लगा कि औरत बाहर आए, लेकिन अगर वो आ भी जाती तो मैं उसका क्या बिगाड़ लेता। बहुत देर तक मैं होटल के लॉन में टहलता रहा। फिर झुंझलाकर वापस पलटा और लिफ्ट से ऊपर आकर अपने कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में पहुंचकर मैंने लिबास तब्दील किया और अपने बिस्तर पर दराज हो गया। अब जो भी होगा देखा जाएगा। तकरीबन आधा घंटा मुझे वापस आए गुजर गया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं चौंक पड़ा। वेटर भी हो सकता है और कोई और भी। बहरहाल मैंने दरवाज़ा खोला, जिसे कि मैंने अंदर से बंद कर दिया था। मेरे सामने एक उम्र रसीदा शख्स खड़ा हुआ था। दराज कामत था, कनपट्टियों से बाल सफ़ेद थे, चेहरे से अच्छी पुरवकार शख्सियत का मालिक नजर आता था। कमरे में अंदर रोशनी हो रही थी, इसलिए उसने मुझे भी देखा और ना जाने क्यों उसके चेहरे पर गम के आसार फैल गए। मैं अंदर आ सकता हूं? उसने कहा। कौन है आप? अंदर आने दोगे मुझे? उस शख्स ने भराई हुई आवाज में कहा और मैं 2 कदम पीछे हट गया। तशरीफ लाइए, मैंने कहा और वो आहिस्ता कदमों से अंदर आ गया। लेकिन उसके पीछे उसी की उम्र की एक औरत और 2 अफराद और अंदर दाखिल हुए थे, जिनमें एक जवान आदमी और दूसरी जवान औरत थी। चारों कमरे में दाखिल हो गए। मैं हक्का बक्का उन्हें देख रहा था। वो अंदर दाखिल हुए तो जवान औरत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मेरी जानिब देखकर बोली, क्या हम लोग इतने ही बड़े मुजरिम हैं सुहेल? जी, मैंने हैरत से कहा। बैठने को नहीं कहोगे हमें? आप लोग तशरीफ़ रखिए, लेकिन आपकी आमद की वजह मेरी समझ में नहीं आई। बैठ सकती हैं ना? जी जी, तशरीफ़ रखिए। भाई डैडी, आप प्लीज़ बैठ जाइए। औरत कुछ ज़्यादा ही बाअमल नज़र आ रही थी, जबकि मुअम्मर औरत के चेहरे पर गम आलूद संजीदगी छाई हुई थी। और यही कैफियत उस नौजवान की थी जो जवान औरत के साथ आया था। वो लोग बैठ गए। मैंने अपने बिस्तर पर ही बैठना मुनासिब समझा था। इन लोगों की आमद की वजह मेरी समझ में नहीं आई थी। औरत ने कहा,
सुहेल, क्या कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि तुम हम सबको मुआफ कर दो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस अमल से हम लोगों की जिंदगी को क्या घुन लग गया है। डैडी की सूरत देख रहे हो, किस कदर खुश मिजाज आदमी थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद डैडी के होंठों पर मुस्कुराहट तक नहीं आई है। और अम्मी, काश तुम एक माँ के अंदर झांक सकते। सुहेल, इंसान को इस कदर शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए। तुम महसूस नहीं कर सकते कि तुम्हारे इस कदम ने हम लोगों को किस तरह सूली पर लटका दिया है। लोगों से बहाने करते फिर रहे हैं, ना जाने क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन तुमने तुमने ये सब कुछ ना सोचा। तुमने सुहेल, तुमने जो कदम उठाया और जिस तरह भी उठाया, काश इस तरह तुम कदम ना उठाते। मैं अब भी उनकी बातें नहीं समझ पा रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोलना जरूरी था। मैंने नरम लहजे में कहा, मेरा ख्याल है मेरे बारे में आपको गलत फहमी हो रही है। मेरा नाम सुहेल नहीं, नादिर है। औरत ने ठंडी सांस भरी और फिर अपनी जगह से उठी और मेरे पास पलंग पर आ बैठी। उसने कहा, मैं तुम्हारी भाभी हूं। मैंने जिंदगी का तवील वक्त यहां गुजारा है। सुहेल, शायद मेरी अल्फाज तुम्हें मसनूई महसूस हों, लेकिन यह हकीकत है कि मेरा कोई छोटा भाई नहीं था। आजम के छोटे भाई की हैसियत से मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा। शायद तुम इस बात से इनकार ना कर सको। तुमने बारहा इसका इतराफ भी किया है। आप ठीक कहती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं सुहेल नहीं नादिर हूं, तो क्या आप लोग इस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे? अगर तुम ये कहो कि सूरज अब मशरिक की बजाय मगरिब से निकलने लगा है, तो क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है? आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, इस पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं उस पर खुदा के वास्ते आप यकीन कर लीजिए, मैंने कहा। और औरत मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगी। फिर बोली, देखो सुहेल, इंसान बेशक अपनी ज़ात में जीता, और किसी से यह कहना कि तुम अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए जियो, अजीब सा लगता है, बहुत अजीब लगता है। लेकिन सुहेल, घर की इज्जत दुनिया की हर चीज़ से कीमती होती है। तुम कुछ भी कहो, कुछ भी कहते रहो, मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि देखो, वालिदैन औलाद को परवरिश करने के लिए ना जाने क्या क्या जतन करते हैं। क्या एक छोटी सी कुर्बानी देकर इंसान अपने घर की इज्जत नहीं बचा सकता? मैं ये नहीं कहती कि तुम वो करो जो बाकी तमाम अफराद कह रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम थोड़ा सा तो ताउन करो। देखो, हम सब तबाही के धाने पर खड़े हुए हैं। हमारे सामने हमारा तारीक मुस्तकबिल है। सुहेल, इस मुस्तकबिल के लिए हमें तुम्हारी मदद दरकार है। हमें मायूस ना करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ सुहेल, खुदा के लिए। औरत की आवाज़ रुंध गई और मैंने थक कर आंखें बंद कर ली और पेशानी मसलने लगा। क्या करना चाहिए मुझे? फिर दिल में यह ख्याल आया कि कम अज़ कम देखूं तो सही, मालूम तो करूं कि इनकी मुश्किल क्या है। कुछ देर सोचते रहने के बाद मैंने कहा, गोया आप लोगों को यह यकीन है कि मैं सुहेल हूं। अगर तुम हमारी कुछ इज्जत करो तो। उन खातून ने कहा, ठीक है, अगर आप इस बात पर बजिद हैं कि मैं ही सुहेल हूं, तो आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर कभी इस बात का इंकशाफ हो जाए कि सुहेल कोई और है, तो आप मुझे मुजरिम करार नहीं देंगे। मैं आपकी हैसियत, आपकी शख्सियत से कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। आप मुझे जिस अंदाज में मजबूर कर रही हैं, इसकी वजह से मैं खामोश हो जाता हूँ। नौजवान औरत आहिस्ता से हंस पड़ी। अगर कोई तुम्हें मुझसे ज़्यादा जानने का दावा करे तो मेरे सामने आए। यानी आप पूरे यकीन के साथ ये बात कह रही हैं कि मैं ही सुहेल हूँ? सुहेल, क्यों परेशान कर रहे हो? बाज आ जाओ। वैसे तो मुझसे बड़ी मोहब्बतों का दावा करते थे कि भाभी, मैं तुम्हारे बेटे की जगह हूँ, ये हूँ वो हूँ, और अब मुझे भी इसी लकड़ी से हाँक रहे हो। ठीक है, अब मुझे हुक्म दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। घर चलो। हाजिर हूँ। क्या वाकई? अर्ज तो कर रहा हूं कि हाजिर हूं। अब कुछ नहीं कहूंगा। यहां मेरा अच्छा खासा सामान मौजूद है। किसी चीज़ की तुम फिक्र ही मत करो। वकास ने तुम्हें यहां देखा था। वो यहाँ एक पार्टी में शरीक होने आया था अपनी बीवी के साथ, लेकिन तुम्हें देखने के बाद उसने पार्टी छोड़ दी और हमें इतला दी। ये वकास साहब कौन है? मैनेजर की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं चलूँ? हाँ बिल्कुल। और मेरा सामान? कहा ना, वकास सब कुछ ले आएगा। जैसी अल्लाह की मर्जी, मैंने शाने हिलाते हुए कहा। और औरत खुश हो गई। मैं चौंक कर बोला, वैसे मैं आपको क्या कहूँ? बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से? प्लीज़ एक काम करें, जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ बता दें। क्या कहूँ मैं आपको? भाभी नहीं कहते थे मुझे? हाँ हाँ, भाभी नाम क्या है आपका? चलो, घर चलकर बताऊंगी अच्छी तरह से, मोहतरमा ने नाज भरे अंदाज में कहा। और मैं घर चलने के लिए तैयार हो गया। दिलचस्प सूरत हाल थी। मैंने तो इन लोगों को धोखा देने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन ये ज़बरदस्त धोखा खाने के मूड में थे, तो अब भला मैं क्या करता? सारा सामान वगैरह वहीं छोड़ दिया गया। वो साहब जिनका नाम वकास लिया गया था, ये सारी कार्रवाई उनके जरिए होने वाली थी। नीचे एक बहुत कीमती कार खड़ी हुई थी। हम लोग उसमें बैठ गए। मोहम्मद खातून और मोहम्मद शख्स भी हमरा थे। कार स्टार्ट होकर चल पड़ी और इसके बाद एक इंतहाई खूबसूरत इमारत में दाखिल हुई। मैं जिंदगी के इस नए मोड़ पर दिलचस्पी से गौर कर रहा था। क्या ही अजीब मामला है, लेकिन हर्ज भी क्या है, बेचारे गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। वक्त आने पर गलत फहमी दूर हो जाएगी। वो लोग मुझे खुशी खुशी अंदर लाए। कुछ मुलाजिम टाइप के लोग भी नजर आ रहे थे। भाभी साहिबा ने दूसरों से कहा, आप लोग आराम कीजिए, मैं ज़रा इसकी खबर लेने के बाद और इसे याद दिलाने के बाद कि ये सुहेल है वापस आती हूँ। वह सब अपने अपने कमरे में चले गए और मोहतरमा भाभी जान मुझे लिए हुए एक खूबसूरत बेडरूम में आ गई।
हसीन बेडरूम था। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, शर्म नहीं आई थी तुम्हें माँ बाप के साथ ये सलूक करते हुए? माँ बाप ने मेरे साथ जो सलूक किया मैडम, आप उसे नहीं जानती। 1000 बार मैंने तुमसे पूछा कि क्या खुद तुम्हारे दिल में कोई है? किसी के साथ जिंदगी के अहदो पैमा कर चुके हो? कभी बताया तुमने मुझे? मेरे साथ जिंदगी के अहदो पैमा किसने किए? तो फिर आखिर फरा में क्या खराबी है? खराबी फरा में नहीं, मुझ में है। क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। देखो सुहेल, मुझे डराओ नहीं। बहुत आगे बढ़ बढ़कर इस घर के मामलात में मुदाखलत करती हूँ, लेकिन तुम सबके सहारे से। आजम ने इस तरह मुझ पर एतमाद का इजहार किया कि मैंने ये जिम्मेदारियां अपने सर ले रखी हैं, और फिर मुस्तकबिल में ये हमारा घर है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि फराज जैसी लड़की को मैं ठीक कर लूंगी। कोई ऐसी बात नहीं है। वो बस जरा गलत परवरिश पा चुकी है। माँ बाप ने उसे जरूरत से ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है, लेकिन ये तुम भी जानते हो कि वो तुम्हें पसंद करती है। सब ठीक हो जाएगा सुहेल, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम मुझे ये बता दो कि किसी और को तो नहीं चाहते। ऐसी तो कोई बात नहीं है, जबकि तुमने हमेशा मुझसे यही कहा कि भाभी अगर ऐसी कोई बात हुई तो आपको बता दूंगा। जी हाँ, जी हाँ, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात हुई तो वाकई आपको बता दूंगा, बल्कि अच्छी तरह बता दूंगा। वैसे मोहतरमा, आपका नाम क्या है? वो फिर गुस्सीली निगाहों से मुझे देखने लगी, फिर आस्ता से बोली, फरजाना। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये साहब जो खतरनाक सी सूरत के मालिक हैं, जिन्हें आप डैडी कह रही थी, ये कौन है? तौबा तौबा तौबा, किसी को अपना बाप कहना कितना मुश्किल है, काश ये आपकी समझ में आ जाए। और दूसरी खातून जो गमजदा शक्ल बनाए हुए थी, वो मेरी अम्मा होंगी। और ये आजम साहब। अच्छा देखो, क्यों इन बेचारे लोगों को गमजदा कर रहे हो? मैडम, बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगी आप। एक बात का मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको जो गलत फहमी हुई है बहरहाल किसी न किसी शक्ल में दूर हो जाएगी। लेकिन इत्मीनान रखें, आपकी इस कोठी से मैं कोई कीमती शय लेकर नहीं भागूंगा। अपना फर्ज तो मैं पूरा कर चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि मैं सुहेल नहीं हूँ। फिर वही बकवास। अब बताओ मैं क्या करूँ? बेहतर है ये मसला कल पर छोड़ दीजिएगा, और सुबह को ये तय कर लेंगे कि हमें क्या करना है। भागोगे तो नहीं? अब नहीं भागूंगा। कम से कम मेरा ज़मीर मुतमईन है, और मैं ये बात जानता हूँ कि आप लोग खुद धोखा खा रहे हैं। मैंने आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की। सुहेल, तुम्हें अपनी भाभी की कसम, अब यहाँ से जाना नहीं। तुम्हें इल्म नहीं है कि हम सब किस खतरे में पड़ गए हैं। तुम ये भी जानते हो कि जवाद साहब किस कदर खुश्क मजाज आदमी है। बड़ी अजीब सी बातें की हैं उन्होंने डैडी के साथ। एक इज्जतदार और शरीफ आदमी के लिए ये सारी बातें किस कदर दिलदोज हो सकती हैं, तुम इन पर गौर कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप आराम कीजिए। जाओगे तो नहीं? वादा करता हूँ। मेरे सर पर हाथ रखो, भाभी साहिबा ने कहा, और मैंने उनके सर पर हाथ रख दिया। खाओ मेरी कसम। आपकी कसम, जब तक आप लोग खुद मुझे यहाँ से नहीं भगाएंगे, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। ओके ओके, ठीक है। उन्होंने मुझे खुदाफिज कहा और बाहर निकल गई। तब मैंने पूरे कमरे के माहौल का जायजा लिया और मसहरी पर जाकर बैठ गया। कमाल है भाई, कमाल है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ऐसी गलत फहमी हो रही है इन लोगों को कि किसी तौर मानने के लिए तैयार ही नहीं। अब मैं इनसे सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल करूंगा तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और यही कहेंगे कि मैं अदाकारी कर रहा हूँ। बहरहाल अब क्या किया जाए, कम से कम ये तो पता चलना चाहिए कि असल मामला क्या है। फिर और कोई जरिया नजर नहीं आया तो मैंने भी आराम से सो जाने की ठानी और दूसरी सुबह दिन को 10 बजे तक सोता रहा। फिर कुछ आहटों ने ही जगाया। एक उम्र रसीदा मुलाजमा मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। मैंने उसे देखा और फौरन ही मेरे दिल में ख्याल आया, किसी मुलाजिम से ही क्यों ना सूरत हाल मालूम की जाए। लेकिन पता नहीं मुलाजमा जुबान खोलने पर आमादा होगी या नहीं। मैं एक करवट बदल कर उठ बैठा तो मुलाजमा चौंक कर सीधी हो गई। फिर उसने जल्दी से कहा, सलाम छोटे मियाँ। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है तुम्हारा? छोटे मियाँ, हमें भूल गए, शबनम है हम। हाँ हाँ शबनम, बस क्या बताऊँ शबनम। अच्छा ये बताओ बाहर क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सब के सब जा चुके हैं। मंजिले मियाँ भी चले गए, कोई काम था उन्हें, बड़े साहब भी। फरजाना बेगम कुछ खरीदारी करने गई हैं, मुझसे कह गई थी कि आपको नाश्ता दे दूं। और वालदा साहिबा? फरजाना बेगम के साथ गई हुई हैं, शबनम साहिबा ने बताया। शबनम, इसका मतलब है घर में कोई नहीं है? नहीं जी, हम सब हैं। हम सब तो हैं मगर घर वालों में से कोई नहीं है। हाँ जी, वो लोग तो गए हुए हैं। शबनम, मुझे तुमसे कुछ काम है, हुक्म कीजिए छोटे मियाँ। देखो मुझसे कोई उल्टा सीधा सवाल मत करना, जो तुमसे पूछूं वो बताना। जी? शबनम हैरत से बोली। 200 रुपये इनाम दूंगा तुम्हें, समझी? मैंने कहा और शबनम की आंखों में चमक देखकर सोचा कि बन गया काम। दो ही बातें हो सकती हैं, अगर मुलाजमा कुछ ज्यादा ही वफादार होती तो ये 200 रुपये का ख्याल उसकी आंखों में चमकना पैदा करता। इसका मतलब है वो जुबान खोल देगी। चुनाचे सबसे पहले मैंने उसे अपने पास मौजूद करेंसी में से 200 रुपये निकाल कर दिए और उसने मुझे कई सलाम करके नोट अपने पल्लू में बांध लिए। फिर बोली, नाश्ता ले आए सरकार, अगर आप मुंह हाथ धोने तो। फजूल बातें मत करो, यहाँ बैठ जाओ। मैंने एक तरफ इशारा किया और वो बैठ गई। मेरा नाम क्या है? मैंने सवाल किया। जी छोटे मियाँ। देखो, जी या क्या और क्यों का लफ्ज़ तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वो सब तफसील से बताती रहो। सुहेल मियाँ हैं आप? जी हाँ ठीक, मैं सुहेल मियाँ हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। शबनम, मुझे यहाँ से गए हुए कितने दिन गुजर गए थे? वो जी सही बात तो याद नहीं, लेकिन 4-5 महीने तो हो गए।
हाँ हाँ बिल्कुल, इतना ही अरसा हुआ है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। वो मुझे इस तरह देख रही थी जैसे अब उसे मेरी दिमागी हालत पर शुबा हो रहा हो। मैंने फिर पूछा, शबनम तुम कितने अरसे से यहाँ मुलाजिम हो? छोटे मियाँ, हमें तो यहाँ 14-15 साल हो गए। इतने से थे आप जब हम यहाँ आए थे। गुड, इसका मतलब है कि तुम्हें घर की सारी बातें मालूम है। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है कि एक नौकरानी को आपने इतनी इज्जत दी है जी। मेरे वालिद साहब का नाम क्या है? बड़े मालिक का? हाँ, नाजिम अली, वह हैरत से बोली। और माँ का क्या नाम है? आयशा बेगम। उसके चेहरे पर हैरत के नकूश गहरे होते चले गए। खैर, मेरे भाई का नाम आजम है और भाभी का फरजाना, ये तो मुझे मालूम है। छोटे मियाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? पल्लू में से 200 रुपये खोल लूंगा, जो कह चुका हूं वही करो, ज्यादा गड़बड़ की तो अच्छा नहीं होगा, मैंने कहा। और वो खौफजदा हो गई। उसने दुपट्टे का पल्लू मुट्ठी में दबा लिया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये फरा बेगम और जवाद बेग कौन है? जवाद बेग आपके होने वाले ससुर हैं जी, और फरा बेगम आपकी होने वाली बीवी। तो इस घर का मामला क्या चल रहा है? बस जी, जितना हमें मालूम है उतना ही तो बता सकते हैं। बड़े साहब को कारोबार में नुकसान पे नुकसान हुए, लाखों करोड़ों रुपया डूब गया। सब कुछ तबाह होने को था कि जवाद बेग ने आपका रिश्ता खुद दिया, फरा बीबी के कहने से, और आपका सारा कर्जा अदा कर दिया। इस तरह कारोबार को दोबारा सहारा मिला। बस जी, इतना ही मालूम है हमें तो। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर हंस पड़ा। फिर मैंने कहा, अच्छा लो, ये 200 रुपये और लो। मैं तो ये आजमा रहा था कि तुम घर के मामलात के बारे में कितना जानती हो। शबनम बीबी ने जल्दी से नोट दोबारा मेरे हाथ से ले लिए तो मैंने कहा, और जानती हो ये दोबारा नोट मैंने तुम्हें क्यों दिए हैं? कुर्बान जाऊं सरकार के, आप तो है ही बड़े दिल वाले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये 200 रुपये तुम्हें इसलिए दिए हैं कि जो कुछ मैंने तुमसे पूछा उसे भूल जाओ, किसी को इस बारे में ना बताना। ठीक है सरकार, आप जैसा हुक्म दें। अब जाओ, नाश्ते का बंदोबस्त करो, मैंने कहा, और वह कमरे से बाहर निकल गई। सूरत हाल खासी हद तक मेरी समझ में आ रही थी। फरजाना भाभी ने जो कुछ कहा था उनके अल्फाज अब मेरी समझ में आ रहे थे। कुर्बानी, इज्जत वगैरह का मामला तो ये शख्स बेचारा मकरूज हो चुका है। माँ बाप हैं ये मेरे, हो सकता है कि सुहेल मेरा इतना ही हमशक्ल हो, लेकिन सुहेल, इसका मतलब है कि सुहेल नामी नौजवान घर वालों के फैसले से इत्तफाक ना करते हुए कहीं फरार हो गया। वाह बेटा, तुम तो चले गए और मुझे फंसा गई मुसीबत में। करना क्या चाहिए अब? इन लोगों की मुश्किलात में अपनी टांग अड़ाऊं या खुद अपनी मुश्किल में मुब्तला रहूं? फैसला करना था। दिल ने कहा कि नादिर कैसी तनहा और बेकैफ जिंदगी गुजार रहे। अगर इन लोगों का तेरे जरिए कुछ भला हो सकता है तो क्या हर्ज है, थोड़े दिन तक यही खेल खेल ले। यह फैसला करने के बाद मैं गुसल खाने में दाखिल हो गया। नहा धोकर कपड़े पहनकर बाहर आया तो शबनम बीबी नाश्ता ले आई और मैंने ही उम्दा नाश्ता किया। मेरे लिबास वगैरह होटल से आ चुके थे और मेरे ही कमरे में सजे हुए थे। घर में इस्तेमाल करने का एक लिबास पहनकर मैं बैठ गया। वैसे मैंने ये देख लिया था कि बराबर की अलमारियों में लातादाद लिबास सजे हुए थे। तो फिर फरजाना भाभी वापस आ गई, मेरे लिए खासे तोहफे तहाइफ लाई थी। फिर उन्होंने कहा, माँ बाप से बिल्कुल बातचीत नहीं करोगे? तुम्हें नहीं मालूम अम्मा जान किस कदर बेचैन है। ठीक है, चलता हूँ। सुहेल बहुत गम उठाए उन्होंने। अब देखो ना, तकदीर के फैसलों से इनहराफ नहीं किया जा सकता। तुम सबसे नाराजगी छोड़ दो। छोड़ दी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वाकई? बिल्कुल। तो फिर आओ, अम्मा जान से लिपट जाओ। और फिर जब मैं अम्मा जान से लिपटा तो मेरे दिल के इंतहाई पोशीदा गोशों से एक दर्द भरी आवाज़ निकलने लगी। यह आवाज़ मेरे कानों में अल्फाज बनकर गूंज रही थी। यह आवाज़ मेरी माँ की थी। आज एक दूसरी माँ से लिपट कर मुझे अपनी माँ याद आई थी। ये नकली अम्मा जान मुझसे लिपटी हुई रोती रहीं और मैंने इन्हें मसनूई दिल के साथ तसल्लियां भी दी। उन्होंने रोते हुए कहा, पागल, जिंदगी में तो बड़ी वुसअतें हैं। अगर हम लोगों को इस तरह सहारा मिल जाए, तुझे गुरेज नहीं करना चाहिए। तूने बहुत दुख दिए हैं मुझे। आप बेफिक्र हैं अम्मा जान, अब मैं आपको दुख नहीं दूंगा। रात के डिनर पर यह जज्बाती महफिल जारी रही और मैं भी अदाकारी करता रहा। मामलात तकरीबन ठीक हो गए। अब्बा जान ने भी मेरे साथ शफकत का सलूक किया। फिर दौरान गुफ्तगू मुझे ये बात मालूम हुई कि जवाद बेग साहब मुसलसल धमकियां देते रहे हैं। फरा बेगम मेरी गैर मौजूदगी में आती रही हैं। दिल में एक ख्याल उभरा, जरा देखूं तो सही अपने होने वाली उन साहिबा को। और ये बात मैंने फरजाना भाभी से कही तो फरजाना भाभी मुस्कुरा कर बोली, ये हुई ना बात। देखो सुहेल, मैं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कहूंगी। फरा कोई बुरी लड़की नहीं है, थोड़े बहुत अरसे के बाद तुम्हें पसंद भी आ जाएगी। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है घर की इज्जत के लिए हो रहा है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, उन सबकी शिकायतें दूर कर दूंगा। तो फिर क्या ख्याल है, फरा को टेलीफोन कर दूं? कर दीजिए, अभी नाजिल हो जाएगी, शाम को वापस चली जाएगी। बड़ी बेतकल्लुफ है, तुम्हें बहुत पसंद करती है। अभी हम लोगों ने सिर्फ इस ख्याल के तहत जवाद बेग साहब को तुम्हारी वापसी के बारे में टेलीफोन नहीं किया कि फौरन हंगामा शुरू हो जाएगा। कहीं तुम इस हंगामे से इनहराफ ना करो, हालात बड़े संगीन चल रहे हैं। जवाद बेग साहब बड़े कारोबारी आदमी हैं। खरे लहजे में कह चुका था कि जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है सिर्फ फरा के अच्छे मुस्तकबिल के लिए किया है। अगर यह बात नहीं हुई तो फिर यह समझ लीजिए कि दूसरे वो सलूक ना करते जो कुछ जवाद साहब करेंगे। समझ रहे हो ना? समझ रहा हूं, लेकिन अब इस वक्त आप उन्हें फ़ोन मत कीजिएगा, कल मिल लेंगे फरा साहिबा से। बहरहाल फरजाना भाभी ने जो कुछ भी किया हो, दूसरे दिन सुबह 11-11:30 बजे थे कि एक चमचमाती हुई कार इस कोठी के पोर्टिको में आकर रुकी और उससे एक चमचमाती हुई दूसरी कार उतरी। मैंने अपने कमरे की खिड़की से उसे देखा था।
सूरज शक्ल तो बहुत अच्छी थी, लिबास इंतहाई मॉडर्न, और मोहतरमा की चाल ढाल से अंदाजा होता था जैसे दुनिया को कदमों तले मसलती हुई चल रही हो। मैं इंतजार करता रहा। तमाम मराहिल से गुजरने के बाद वो मेरे कमरे के दरवाजे तक पहुंची और अंदर दाखिल हो गई। दरवाजे ही पर खड़ी मुझे घूरती रही। मैं उन्हें सहमी हुई निगाहों से देखता रहा। वैसे दिल में एक अजीब सा एहसास था। ये फरा साहिबा है तो सुहेल की मलकियत, लेकिन दिल को इस तरह लुभा रही है कि भटक जाने को दिल चाहता है। इंतहाई बदअखलाक भी हो और बदतमीज भी, उन्होंने फरमाया। जी जी बिल्कुल, मैंने कहा। क्या? मेरा मतलब है बिल्कुल नहीं। तुम पागल हो क्या? जी हाँ। देखो मैं जरा दूसरी किस्म की लड़की हूं। मैं कहती हूँ कहाँ चले गए थे तुम? बस जरा सैरो सेयाहत के लिए गया था। मुझे साथ नहीं ले जा सकते थे? देखने गया था कि कौन कौन सी जगह इस दुनिया में हम दोनों के काबिल हैं, मैंने कहा, और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई मेरे करीब पहुंच गई। तुम इंतहा पसंद हो। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। क्या ठीक ठीक लगा रखी है? कहाँ कहाँ गए थे मुझे बताओ, और इस तरह सबको बताए बगैर क्यों गए थे? तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे सबकी क्या हालत हुई? पता होता तो जाता क्यों, बेवकूफ़ कहीं के। शुक्रिया। अब क्या प्रोग्राम है? नाश्ता कर लिया, दोपहर का खाना खाऊंगा, मैंने कहा। शट अप। नहीं खाऊंगा, मैंने जवाब दिया, और वो हंस पड़ी। बस अब तैयार हो जाओ, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे लिए किस कदर परेशान रही। और पता इन लोगों ने क्या उड़ाना शुरू कर दिया था? किन लोगों ने? इन्हें तुम्हारे घर वालों ने। मक्खियां उड़ाई होंगी या पतंग उड़ाना शुरू कर दी थी। कहना शुरू कर दिया था इन लोगों ने कि तुम मुझे नापसंद करते हो इसलिए घर से भाग गई हो, फरा ने कहा। बकवास करते हैं, तुमसे हसीन लड़की तो मैंने रुए जमीन पर दूसरी नहीं देखी। झूठ बोल रहे हो, वो इतरा कर बोली। हो सकता है, मैंने जवाब दिया। क्या? वो फिर गुस्सीले लहजे में बोली। नहीं, मेरा मतलब है कि हो सकता है किसी कोने खुदरे में छुपी बैठी हो, मेरी निगाहों के सामने ना आई हो। कौन? वही, मेरा मतलब है तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की। बहुत ज्यादा ज़राफत का मुजाहरा मत करो। मैं तुम मर्दों की चालें खूब समझती हूँ। ज़ाहिर मर्दों से तुम्हारा वास्ता पड़ता रहता है। क्या मतलब? मेरे किरदार पर तंज करना चाहते हो? अरे बाप रे, तुमसे तो कोई बात कहना भी बस मुश्किल ही है। अच्छा मैं कहती हूँ तैयार हो जाओ। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी वजह से मैंने कितने ताने सुने हैं, किस किस ने मेरा मजाक उड़ाया। लोग ये कहने लगे थे कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और मैं इस काबिल नहीं हूँ। तौबा तौबा, कौन लोग थे वो? उनके नामों की एक फहरिस्त बनाकर मुझे दे दो, सबको ठीक कर दूंगा, मैंने कहा। अब उठोगे या यूं ही बकवास करते रहोगे? उठूंगा, सर के बल उठूंगा, मैंने कहा और अपनी जगह से उठ गया। क्या ही मजे की बात थी, मेरी होने वाली बेगम साहिबा ये खातून है जो किसी ऊंट की तरह मेरी नाक में नकेल डालने की कोशिश कर रही है। बहरहाल मैं तैयार हो गया। वक्त ने कहीं से कहीं पहुंचा दिया था तो वक्त के साथ सफर तो करना ही था। अब यह अलग बात है कि इस सफर में मेरी टांगें टूट जाएं। मैंने लिबास वगैरह तब्दील किया। घर के लोगों में फरा ने कोई दिलचस्पी नहीं ली, और मैं ये महसूस कर रहा था कि फरा ना तो इन लोगों को पसंद करती है और ना ही ये लोग फरा को पसंद करते हैं। अजीब लोग थे। एक शख्स को दाव पर लगाकर उसके मुस्तकबिल से खेल रहे थे। हालांकि इंसान अपने मामलात खुद भुगतता है। अगर इनका कोई ऐसा मामला था तो इन्हें खुद देखना चाहिए था। फरा जैसी 30 मार खान टाइप की लड़की भला कौन पसंद कर सकता था? बेचारा सुहेल सही भागा। ऐसी लड़की के साथ गुजारा करना कितना मुश्किल काम है। फरा साहिबा मुझे अपनी कीमती कार में बिठाकर ले चली। रास्ते में उन्होंने कहा, बताओगे नहीं कहाँ गए थे? भाई फरा, बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिन्हें फौरन ही नहीं बताया जा सकता। अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या दुनिया में कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे भी छुपाओगे? अगर अभी तुम ऐसा कर रहे हो तो शादी के बाद क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, शादी के बाद शायद मैं तुमसे हर बात छुपाऊं। क्या मतलब है? फरा ने इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि मेरा सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। वो मुझे घूर रही थी। वो सामने सामने। मैंने सामने से आने वाली गाड़ियों की तरफ इशारा करके कहा, तुम क्या कह रहे थे? तुम खुद समझने की कोशिश नहीं कर रही। क्या मतलब? आज तक कोई ऐसी बात है जो मैंने तुमसे छुपाई है? बस कह दिया कि जरा सैरो सियाहत के लिए दिल चाहा था, निकल गया था, छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। फरा ने कार की रफ्तार फिर मुनासिब कर दी। उसने गुस्सीली आवाज में कहा, मेरे सामने मोहतात रहकर बोला करो। आइंदा ख्याल रखूंगा, मैंने जल्दी से जवाब दिया। मैं डैडी से क्या कहूंगी? मेरा तारुफ करा देना, बता देना उन्हें कि मैं सुहेल हूं। बहुत ज्यादा पुरमजाक बनने की कोशिश मत करो। खुदा खुदा करके हम खूबसूरत कोठी तक पहुंचे जो मोहतरमा फरा की थी। वैसे इस कोठी को देखकर भी दिल डामाडोल होता था। एक तरह से नाज़िम अली साहब की कोठी से ज्यादा खूबसूरत वसी कोठी थी। ज़ाहिर फरा के बाप की थी, और फरा के बाप जवाद बेग साहब ने बेचारे नाज़िम अली के घुटने जमीन पर टिका दिए थे, और अब वो एक बेटे की कुर्बानी देकर इस साख को बहाल करना चाहते थे। लेकिन बेटे ने अपनी कुर्बानी कबूल नहीं की और भाग गया था, और पकड़े गए थे हम। ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फरा ने आकर कहा, डैडी इस वक्त है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मिले बगैर नहीं जाने दूंगी। कब तक वापस आ जाएंगे? जब भी वापस आए तुम पर क्यों मुसीबत नाजिल हो रही है? बिल्कुल नहीं नाजिल हो रही। आओ चलो, अब ड्राइंग रूम में बैठने से कोई फायदा नहीं। घर जाना है, ये घर नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है अपने घर। तुम्हारा घर यही है, समझ रहे हो ना? शादी के बाद मैं तुम्हें इस जगह से नहीं जाने दूंगी। यहाँ आकर रहना होगा तुम्हें। यह तो मेरी खुशकिस्मती है, इतनी खूबसूरत कोठी। आओ, उसने कहा और मैं उठकर उसके साथ उसके बेडरूम में दाखिल हो गया। क्या ही आलीशान बेडरूम था, देखने से ताल्लुक रखता था। वैसे तो पूरी कोठी एक निगाह में शानदार नजर आ रही थी, लेकिन बेडरूम
इतने कीमती डेकोरेशन पीस वहां मौजूद थे कि देखकर आंखें हैरत से फैलती थीं। इन 2 कोठरियों को देखने के बाद ये एहसास हुआ कि इंसान किस अंदाज में रहते हैं, किस तरह जीते हैं। फिर फरा से मुख्तलिफ किस्म की बातें होती रहीं। किसी ने इन बातों में मुदाखलत नहीं की, यहाँ तक कि मैं संजीदा हो गया। मैंने कहा, फरा, तुम्हारे अलावा कोठी में और कोई नहीं रहता? क्यों नहीं, मुलाजमों की फौज है पूरी। उस फौज का कोई कमांडर नहीं है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम्हारे अलावा यहाँ और कौन कौन है? क्या तुम्हें मालूम नहीं? मेरी मम्मी मर चुकी हैं, बस डैडी है और मैं, और ये सब कुछ मेरा है। वापिस आए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी। एक मुलाजिम ने आकर बताया कि जवाद बेग साहब वापस आ गई हैं और अब डिनर रूम में फरा बीबी का इंतजार कर रहे हैं। चुनाचे तैयार हो गई। आओ चलते हैं, मेरी खैरियत की जमानत देती हो ना? मैंने कहा और फरा हंस पड़ी। फिर बाहर साथ निकलती हुई बोली, अब जो हरकत की है उस पर जितनी भी पड़े तुम्हें ही भुगतनी होगी। मैं बिल्कुल साथ नहीं दूंगी। अरे तुम्हें खुदा का वास्ता, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जी नहीं जनाब, डैडी की भी एक इज्जत है, एक मुकाम है, एक वकार है उनका। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या डैडी तुम्हारी वजह से परेशान नहीं होंगे? चलो भाई चलो, उधर से भी भुगत लिया जाएगा। फिर मैंने जवाद बेग साहब की तरफ देखा। शक्ल ही से खरांट मालूम होते थे। मुझे देखकर उछल पड़े। तुम? उन्होंने खूनी आवाज में कहा। जी मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? कभी कभी आती है, मैंने जवाब दिया। मुझसे मजाक कर रहे हो? जानते हो मैं किस किस्म का आदमी हूं? जी जानता हूं। ये कहां से पकड़ा तुमने? इस बार जवाद बेग ने बेटी से मुखातिब होकर कहा। नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं, सारी गलत फहमियां थी। फरा बेगम ने बाप को ठंडा करने की कोशिश की और मैंने सुकून की सांस ली। कैसी गलत फहमियां? जो कुछ कहा गया था वो गलत था। सुहेल तो किसी काम से बाहर गए हुए थे, किसी को बताए बगैर। काम ही ऐसा था डैडी। क्या काम था? अब हर बात तो सबको नहीं बताई जा सकती। बस मैंने कह दिया इन्हें काम था, इन्होंने मुझे मुतमईन कर दिया है। कमाल कर दियो। और लोगों ने ना जाने क्या क्या कहानी उड़ा दी थी। लोगों ने उड़ाई थी, खुद सुहेल ने तो नहीं उड़ाई थी कोई कहानी। अब देखिए ना, ये बच्चे तो नहीं है, जवान आदमी है। हर शख्स के अपने मसाइल होते हैं और अपने मसाइल वो खुद ही हल करता है। सुहेल अगर किसी काम से चले गए तो ये तो दूसरों का कसूर है कि उन्होंने तरह तरह की कहानियां बनाना शुरू कर दी। इसमें सुहेल का क्या कसूर है? हाँ ये बात तो है, लेकिन इस सिलसिले में सबसे बड़े कसूरवार नाजिम अली साहब हैं। उन लोगों ने क्यों ड्रामा शुरू कर दिया था? डैडी, बात ही कुछ ऐसी थी कि सुहेल साहब ने किसी को कुछ नहीं बताया था, बस खामोशी से बाहर निकल गए थे। बैठो, डिनर करो मेरे साथ। जवाद बेग साहब मुतमईन हो गए, लेकिन उनकी आवाज़ में अब भी एक खूंखार कैफियत थी। मैं खामोशी से बैठ गया। फरा मेरे साथ ही बैठी हुई थी। जवाद बेग ने कहा, और सब खैरियत तो है ना? जी बिल्कुल खैरियत है। किसी मुश्किल का शिकार तो नहीं हो? नहीं सर, मैंने जवाब दिया। सर? जवाद बेग साहब चौंक कर बोले। मैं और क्या अर्ज करूं, आपने मुझे डांट ही इतना दिया है। मैंने कहा और जवाद बेग साहब खाने में मसरूफ हो गए। फरा मुस्कुराती रही, लेकिन उसने मेरी खातर मदारत की थी। जवाद बेग साहब ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मेरा ख्याल है रात यहीं रुक जाओ, कल दिन में चले जाना। जी वो? क्या जी वो? बाद में तुम्हें इस घर में नहीं रहना। असल में बात यह है कि नाजिम अली के दिल से यह ख्याल दूर करना चाहता हूं कि अब बेटे पर उसका हक रह गया है। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात तो पहले ही उन लोगों को बता दी गई थी। वही तो मैं कह रहा हूं। खैर बाकी सब कुछ बाद में होगा, सुना तुमने? यहीं रुक जाओ। जी बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया। फरा साहिबा मुस्कुराती रही थी। डिनर के वक्त मैं फरा के साथ उठकर बाहर लॉन पर आ गया। फरा मुझे अपने लगाए हुए नए पौधे दिखा रही थी। कहने लगी, बागबानी मेरी जिंदगी है। दुनिया भर में जहां कहीं किसी हसीन फूल या पौधे के बारे में कोई रिपोर्ट तैयार होती है और मुझ तक पहुंच जाती है तो समझ लो वो मेरे पास पहुंच गया। बहुत खूबसूरत शौक है। डैडी ने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा है? हाँ, मैं भी यही चाहती थी। हाँ? क्या कुछ और सोच रहे हो? नहीं, क्यों? हर बात में हाँ हाँ कहे जा रहे हो। अजीब बात है मिस फरा, किसी बात में अगर हाँ नहीं कहता तो आप नाराज हो जाती हैं। अब ऐसा भी नहीं, मुझे शौहर चाहिए, काट का उल्लू नहीं। मैं खामोश हो गया। जहन में तो बहुत से ख्यालात आए थे, लेकिन जुबान से नहीं अदा कर सकता था। फिर फरा ने कहा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा बेडरूम दिखा दूं। बेडरूम की क्या जरूरत है? रात को अगर देर हो गई तो लेट नाइट वापस जाऊंगा। क्यों, मौत आ रही है क्या? वापस जाने के लिए मरे जा रहे हो? कितने दिनों के बाद मिले हो मुझे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे बराबर के बेडरूम में सो जाना। और सुनो, रात को मेरे बेडरूम में दाखिल होने की कोशिश न करना। तौबा करता हूं, मैंने जवाब दिया और वो हंसती रही। उसके बेडरूम के बराबर ही मेरे लिए बेडरूम तैयार कर दिया गया। बेडरूम में काफ़ी देर तक वह मेरे साथ बैठी रही और फिर मैंने कहा, जब कोई बात नहीं करनी थी जवाद बेग साहब को तो यहाँ रोकने की क्या ज़रूरत थी? देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। असल में तुम नहीं जानते, डैडी तुम पर अपना तसल्लुत देखना चाहते हैं और होना भी यही चाहिए। तुम्हें डैडी का सारा कारोबार संभालना है। अगर अभी से तुमने उनसे इनहराफ शुरू कर दिया तो मुस्तकबिल में क्या होगा? मुस्तकबिल के बारे में तो मैं नहीं जानता। फिर फरा कमरे से वापस चली गई और मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर मैं मसारी पर लेटकर उन हालात के बारे में सोचने लगा, अब क्या किया जाए। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि अचानक मुझे मोंगा की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह परछाई से मेरे सामने आई और इसके बाद मनहूस मोंगा मेरी निगाहों के सामने आ गया। वही बेगर्दन का जिसे अगर कोई इस साल में देख लेता तो दहशत से मर ही जाता, लेकिन मैं उसका आदी हो गया था। फिर भी ना जाने क्यों उसे देखकर खौफ की एक झुरझुरी मेरे वजूद में पैदा हो जाती थी।
मोंगा जमीन पर बैठकर गर्दन का हिस्सा पीटने लगा जो सर के बगैर था। फिर वो मुकम्मल तौर पर नुमाया हो गया। मैं उसे देख रहा था। तुझ पर क्या मुसीबत नाजिल हुई है, जब देखो मुंह उठाए चलाता है। एक तो मरवा दिया हमें, दूसरा हमारा सत्यानाश कर दिया। भगवान तुम्हारा सत्यानाश करे। अरे अरे क्या बकवास कर रहे? अब बताओ हमारी खोपड़ी हमें कहाँ से मिले? अरे बाबा, हमारी खोपड़ी तुम ही लाओगे। जब तक तुम जा पूरा नहीं करोगे हमारी खोपड़ी हमें नहीं मिलेगी। जहन्नुम में जा तू और तेरी खोपड़ी। अरे वाह, कैसे जहन्नुम में जाए? मरवा दिया हमें और कहते हो जहन्नुम में जा। जहन्नुम में भी बगैर खोपड़ी के गए तो वहां से निकाल दिए जाएंगे। तो मैं क्या करूं? जाप याद करो महाराज, जाप याद करो। मुझे नहीं याद आता। तो फिर हम बगैर खोपड़ी के ही रहेंगे। अपने परिवार में जाते हैं तो वहां जूते पड़ते हैं कि ससुरे खोपड़ी कहाँ फेंक आया। अब क्या बताएं, हम तो अजीब मुसीबत में पड़ गए। ऐसा करो महाराज, जब तक हमारी अपनी खोपड़ी नहीं मिल जाती, जब तक तुम्हें जाप नहीं याद आ जाता, तो कोई और खोपड़ी हमें दे दो। क्या बकवास कर रहे? अरे हाँ, ऐसा हो तो सकता है। अभी जब हम यहाँ रहे थे तो हमने एक आदमी को देखा, लंबा तड़ंगा, शक्लो सूरत भी अच्छी थी, पर क्या पता उसकी खोपड़ी हमारी गर्दन पर फिट होगी या नहीं। मोंगा भाग जाए यहां से। देखो महाराज, तुम्हारा हुक्म मानना हमारा धर्म है, पर इस धर्म पर भी हम उसी समय चलेंगे जब हमारी खोपड़ी हमें मिल जाएगी। अभी तो हम इधर के रहे ना उधर के। बताओ क्या करें हम? क्या कर सकती हैं? तो फिर मैं क्या करूं तेरे लिए? महाराज कोई दूसरी खोपड़ी ही हमें दे दो। मगर कैसे? वो हम बता देंगे। बता, मैंने कहा। तो फिर उठ जाओ। क्या मतलब? अरे मसहरी से नीचे तो उतरो, उसने कहा और मैं मसहरी से नीचे उतरा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे मुझे इसी कैफियत का एहसास हुआ जो पहले भी हो चुका था। मेरा बदन पहले एक लम्हे के लिए भारी हुआ और फिर हल्का हो गया। दिमागी कैफियत बहाल थी, लेकिन बस यूं महसूस होता था जैसे असाब पर कोई सवार है। मेरे मुंह से निकला, ये क्या है मोंगा? बताते हैं, चलो आओ आगे चलो, उसने कहा और मैं गैर इख्तियारी तौर पर आगे बढ़ा। फिर मैंने अपने हाथों से दरवाज़ा खोला। यह एहसास मुकम्मल तौर पर मुझ पर सवार था कि मैं इस वक्त अपने काबू में नहीं हूं। मेरे अज़ा उसके ज़ेरे हदायत अमल कर रही हैं। वह मेरे हाथों पैरों से चल रहा है और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता वो जवाद बेग के बेडरूम की जानिब चल पड़ा। फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी, यानी मैंने, और जवाद बेग ने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखा और बोले, क्या बात है? आप जाग रहे थे? हाँ, मैं देर से सोता हूँ, सोने से पहले कोई किताब पढ़ता हूँ। मुझे आपसे काम है, आओ अंदर आ जाओ, जवाद बेग ने कहा और मैं अंदर दाखिल हो गया। एक लफ्ज़ मेरा अपना नहीं था। मोंगा मेरी जुबान से बोल रहा था। फिर अचानक ही अपने हाथ में मैंने एक अजीब सी चीज़ महसूस की। ये अजीब सी चीज़ एक खास किस्म का बड़ा सा खंजर था जो काफ़ी वजनी था। खंजर मैंने अपने हाथ में महसूस किया। मुझे हैरत बेशक हुई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। हाँ बोलो, क्या है? उन्होंने कहा और उसी वक्त मैंने खंजर सीधा कर लिया। जवाद बेग की आंखें हैरत से फट गईं। क्या बदतमीजी है! वो हकलाए, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उन पर वार कर दिया और इस सफाई से वार किया कि उनकी गर्दन शानों के पास से कटकर दूर जा गिरी। मेरे होशो हवास गुम हो गए। खून का फवारा बुलंद हुआ था और मेरा सारा लिबास खराब हो गया था। जवाद बेग का एक लम्हे में खात्मा हो गया। उनका जिस्म कुछ लम्हे तड़पा और इसके बाद साकित हो गया। तब मोंगा मेरे जिस्म से बाहर निकल गया और उसने बड़ी दिलचस्पी से वो खोपड़ी उठा ली। मेरे पूरे बदन पर लर्जा तारी था। जिस्म से मोंगा के निकल जाने के बाद मैं अपनी असली हैसियत में था और मेरा बदन सर्द हुआ जा रहा था। ये क्या हुआ? जो कुछ हुआ था उसकी संगीनी का मुझे एहसास था। कत्ल मेरे हाथों हुआ और जवाद बेग की खोपड़ी सामने पड़ी हुई थी। मोंगा ने आगे बढ़कर वो खोपड़ी उठाई और वहीं बैठकर उसे अपने शानों पर फिट करने की कोशिश करने लगा। बड़ा भयानक मंजर था। मोंगा इस खोपड़ी को अपने शानों पर बिठा रहा था और मैं फटी फटी आंखों से एक दीवार से टिका हुआ उसे देख रहा था। मेरे अज़ा साकित हो गए थे और अब मैं अपने बस में नहीं था। ये माहौल देखकर दिल चाह रहा था कि चीखता हुआ भाग निकलूं। खंजर अब भी मेरे हाथ में था और उससे खून टपक रहा था। जो कुछ किया था मैंने अपने हाथों से किया था। फिर मोंगा ने झिल्लाकर खोपड़ी उठाई और जवाद बेग के बदन पर दे मारी। सत्यानाश, ठीक से फिट ही नहीं बैठती, बेकार रही। कोई और खोपड़ी तलाश करनी पड़ेगी महाराज, कोई और खोपड़ी। मोंगा की आवाज़ रुक गई। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई थी। ना मैंने ही और ना ही मोंगा ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। जो कुछ हो रहा था वो तो मैं ही कर रहा था। आने वाला एक मुलाजिम था जो दूध का गिलास लिए हुए था। गिलास प्लेट पर रखा हुआ था और उस पर सरपोश ढका हुआ था। वो इत्मीनान से कमरे में दाखिल हो गया। फिर रुका, उसी कुर्सी की जानिब देखा, फिर नीचे देखा और इसके बाद खोपड़ी को, फिर मुझे, और इसके बाद जो उसकी धाड़ गूंजी तो मेरे भी कान झुंझुना कर रह गए। वो लंबी छलांग लगाकर बाहर निकला, दरवाजे से टकरा कर गिरा और इसके बाद दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और मेरे कानों में उसकी चीखें गूंजने लगी। खून खून, कत्ल कत्ल, भागो भागो दौड़ो, खून खून, कत्ल कत्ल। वो हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था और बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने वहशत से झुरझुरी ली। मेरा पूरा बदन खून आलूद था और मोंगा कमबख्त, वो तो अब मेरी निगाहों से भी ओझल हो गया था। खुदा उसे गारत करे। मैंने दिल ही दिल में सोचा। दरवाज़ा खुला और बहुत से लोग अंदर घुस आए। ये मुलाजिम थे, उनमें से वो मुलाजिम भी था जो दूध का गिलास लेकर आया था। वो अब भी चीख रहा था।
पकड़ो इसको, यही है कातिल, पकड़ो पकड़ो, खंजर फेंक दो। एक मुलाजिम ने कहा, जो गालिबन गेट का चौकीदार लगता था। उसके हाथ में क्लाशनकोफ दबी हुई थी और वैसे भी खासा दबंग आदमी मालूम होता था। क्लाशनकोफ का रुख उसने मेरी जानिब करके कहा, खंजर फेंक दो वरना पूरा बदन छलनी कर दूंगा। मैंने घबराकर जल्दी से खंजर फेंक दिया था। पकड़ो इसे, बांध लो। फिर बहुत से मुलाजिम दौड़े और उन्होंने मुझे मजबूती से कस लिया। घर में जैसा कि फरा ने बताया था उसके सिवा और कोई नहीं रहता था। चुनाचे फरा भी जाग गई और आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंच गई। मुलाजिम मुझे पकड़े हुए चीख रहे थे, रस्सियां लाओ, रस्सी लाओ। कुछ मुलाजिम रस्सी लेने दौड़ गए और इसके बाद मुझे कस लिया गया। मेरे दोनों हाथ मजबूती से पुश्त पर बांधे गए। इसके बावजूद पूरे बदन पर रस्सी कस कर लपेट दी गई। फिर पैरों में भी रस्सियां बांधकर मुझे गिरा दिया गया। फरा अंदर दाखिल हो गई थी। एक लम्हे के लिए तो उसकी नजर बाप पर नहीं पड़ी, लेकिन फिर उसने उसे देख लिया और दूसरे लम्हे उसके दिल खराश चीख निकली। फिर वो लहराती हुई जमीन पर गिर पड़ी। वो बेहोश हो गई थी। मुलाजिम उसे उठाकर उसके कमरे में ले गए। मुझे वहीं पर दबोचे रखा गया, जबकि इस बात की जरूरत नहीं थी। मेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। किसी से कहता तो क्या कहता, खून आलूद खंजर मेरे हाथ में देखा गया था और मेरे अलावा कमरे में कोई मौजूद नहीं था। भला मुझे जवाद बेग का कातिल साबित करने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती थी। मुलाजिम भाग दौड़ कर रहे थे, उनमें कुछ पढ़े लिखे आदमी भी होंगे। चुनाचे पुलिस को फोन किया गया और मुझे अंदाजा हो गया कि अब मेरी शामत को कोई नहीं रोक सकता। तकदीर पर भरोसा करके खामोश हो गया। बहरहाल खासा वक्त इंतजार करना पड़ा और इसके बाद पुलिस पहुंच गई। कातिल मौके पर पकड़ा गया था, इसलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही थी। थाने के इंचार्ज साहब ने कड़कदार आवाज में कहा, किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया गया? नहीं जनाब। आले कत्ल कहाँ है? इसके पास था, हमने इसे बड़ी मुश्किल से निहत्था किया है। आप लोग सब बाहर निकल जाओ, थानेदार साहब ने कहा और इसके बाद वो पूरे कमरे का मुआयना करने लगे। मेरा भी उन्होंने सर से पांव तक मुआयना किया था और घनी मूंछों के नीचे से हूं हूं की आवाजें निकाल रहे थे। फिर उन्होंने अपने मातहतों को हदायत जारी की। इसके बाद मुझे डंडा डोली करके बाहर लाकर राहदारी में रख दिया गया। थानेदार साहब ने कहा, तुम में से एक बंदा मेरे साथ आओ और मुझे सारी सूरत हाल बताओ, सारा किस्सा क्या है। चुनाचे वो एक बंदा जो शक्ल से सचमुच अल्लाह का बंदा लगता था, थानेदार साहब के साथ आगे बढ़ गया। मैं राहदारी में रखा हुआ था और मेरे गिरद पुलिस वालों का मजमा था। भला किसी से कुछ कहने की क्या गुंजाइश थी? मैंने खामोशी से आंखें बंद कर ली। अल्लाह के बंदे और पुलिस अफसर की गुफ्तगू की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम लोग कातिल को जानते हो? जी सरकार। कौन है ये? सुहेल साहब हैं जी ये, मुलाजिम ने जवाब दिया। ओए मैं कहता हूँ कौन है ये? कसम खाता हूँ साहिब जी, सुहेल साहब हैं ये। ओ बंदे दे पुत्र, मैं पूछता हूँ शनासा है ये? हाँ जी, छोटी बीबी के मंगेतर हैं। ओए होए होए, मंगेतर हैं? तो फिर मंगेतर के बाप को क्यों कत्ल कर दिया इसने? साहिब जी मुझे नहीं मालूम। इस तरह के उल्टे सीधे सवालात मेरे कानों में पड़ रहे थे और मैं आंखें बंद के ये सोच रहा था कि क्या बुरी उफ्ताद पड़ी है। दिल ही दिल में मौंगा को जिस कदर कोस सकता था कोस रहा था। सच्ची बात यह है कि गलती मेरी ही थी। अब ये गले पड़ गया था तो भुगत नहीं था। बहरहाल मैं खामोशी से अपनी जगह पड़ा रहा। पुलिस की कार्रवाइयां होती रहीं और कुछ देर के बाद मुझे गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाया गया। गाड़ी ही में मेरे हाथ पांव खोल दिए गए और फिर हाथों में हथकड़ियां लगा दी गईं। रास्ते में किसी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और मैं खामोशी से यह सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ज़ाहिर थाने में ले जाकर मुझसे सवालात किए जाएंगे और मेरा बयान लिया जाएगा। मुझे एक बेहतर बयान के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भी सोचना था कि इन लोगों को अपनी असलियत बताऊं या फिर अपने आप को सुहेल ही जाहिर कर दूं। यह मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। इन लोगों के अहले खानदान को मैंने सही सूरत बता दी थी और कह दिया था कि मैं सुहेल नहीं हूं, लेकिन पुलिस वालों को क्या यह बताना मुनासिब होगा? एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बहरहाल आखिरी फैसला यही किया मैंने कि पुलिस से यही कहूंगा कि मेरा नाम सुहेल है। दिल में एक बयान भी तैयार कर लिया था। थाने पहुंचा और मुझे फौरन ही लॉकअप में डाल दिया गया। इंचार्ज साहब ज़ाब्ते की कार्रवाइयां करने लगे। मामला एक बड़े आदमी के कत्ल का था, इसलिए उन्होंने डीएसपी साहब को भी इस बारे में इतला दे दी। बाहर क्या क्या कुछ हो रहा था मुझे इसका कोई इल्म नहीं था, लेकिन मैं इस मुसीबत से खासा दिल बर्दाश्ता था।